नमस्कार मित्रों, YouTube की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने विज्ञान का तीसरा चैप्टर जेनेटिक्स स्टार्ट किया था। उस समय अपन ने आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा था, वंशागति के बारे में पढ़ा था और विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा मेंडल का परिचय और उसके बाद मेंडल के द्वारा दिए गए नियम जिनको अपन ने मेंडलवाद कहा था। उसके बाद मेंडल की सफलता के कारण और उसके द्वारा मटर के पादप चुनने का क्या कारण था और मटर के अंदर उपस्थित द्विपरासी लक्षण, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे मेंडलवाद की पुनर्खोज के बारे में। जहाँ तक कि जब तक मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किए थे तब तक उनको किसी प्रकार की प्रसिद्धि नहीं मिली थी, लेकिन मेंडल की मृत्यु के पश्चात सन 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से अध्ययन करके इन आनुवंशिकता के नियमों का पुनः खोज की, जिनका नाम है सबसे पहले हॉलैंड के ह्यूगो डिवरिच, दूसरे वैज्ञानिक थे जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और तीसरे थे ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमैन। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल की मृत्यु के पश्चात आनुवंशिकता के नियम का पुनः अलग अलग अध्ययन किया और मेंडल के नियमों की प्रसिद्धि दिलवाई। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आनुवंशिकता के नियम। लेकिन आनुवंशिकता के नियम पढ़ने से पहले कुछ अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे ताकि आनुवंशिकता के नियम को पढ़ने में अपन को आसानी रहे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीन की। जीन क्या है? जीन एक प्रकार का कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। मेंडल ने इनको कारक कहा, लेकिन जीन जो शब्द है वो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक। दूसरा युग्म विकल्पी, इसको कहते हैं एलील्स। युग्म विकल्पी यानी मतलब एक जीन जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, उसके विकल्प के 2 स्वरूप होते हैं। यानी कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई के अंदर पादप लंबा भी हो सकता है और पादप बौना भी हो सकता है। तो लंबापन के लिए अपन कैपिटल टी लेते हैं और बौनापन के लिए अपन स्मॉल टी ले सकते हैं। अब देख सकते हैं
कि ये लंबापन और बौनापन दोनों एक ही लक्षण है, यानी कि पादप की ऊंचाई है जिसको कोई एक जीन उसको कंट्रोल या फिर नियंत्रित करेगा। तो ये दोनों एक युग्म के रूप में पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है युग्म विकल्पी। तीसरा समयुग्मजी, जिसको अपन कहते हैं होमोजाइगस। समयुग्मजी का मतलब होता है कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन है, इन जीन के दोनों विकल्प यदि समान हो, यानी कि यदि पादप की ऊंचाई की बात करें तो टी और ये कैपिटल टी, यानी कि दोनों विकल्प है वो समान हो, ये भी लंबा और ये भी लंबा, या फिर दोनों बौनेपन के विकल्प हो, तो इनको कहेंगे समयुग्मजी। दोनों विकल्प समान होना चाहिए। इसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा होता है विषमयुग्मजी। यदि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विकल्प अलग अलग हो, यानी कि एक लंबा और एक बौना, तो इसको कहेंगे विषमयुग्मजी या फिर हेटेरोजाइगस। तो ये थी 4 डेफिनेशन। आगे देखते हैं। पांचवा, लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है किसी भी लक्षण का बाह्य प्रतिनिधि। जैसे कि अपन बात करते हैं पादप की लंबाई यानी कि समयुग्मजी पादप, समयुग्मजी लंबा, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। और इसी के अंदर बात करते हैं विषमयुग्मजी लंबा, तो हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब अपन इसके बाह्य स्वरूप को देखकर कह सकते हैं कि ये भी पादप लंबा है और ये भी लंबा है, तो ये होगा लक्षण प्रारूप, यानी कि फिनोटाइप में उसका बाह्य स्वरूप के आधार पर हम उसका लक्षण निकालते हैं, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। छठा है जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप। जीनोटाइप के अंदर अपन किसी भी लक्षण के आनुवंशिकीय प्रतीति को देखते हैं। जैसे ये था समयुग्मजी लंबा की बात करते हैं तो शुद्ध लंबा, तो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, और अशुद्ध लंबा यानी कि विषमयुग्मजी लंबा, ये स्मॉल टी और सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस जीन प्रारूप के अंदर अपन अंदर की ओर देखते हैं, यानी कि उसके आनुवंशिकीय रचना को देखते हैं, और लक्षण प्रारूप के अंदर उसके बाह्य प्रतीति को देखा जाता है। ये थे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। सातवां है एक संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। उसी प्रकार द्विसंकरण। द्विसंकरण का मतलब होता है दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना। इसी प्रकार त्रिसंकरण। त्रिसंकरण का मतलब होता है तीन लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। और फिर है बहुसंकरण, यानी कि तीन से अधिक यानी कि बहुत सारे लक्षणों को एक साथ में अध्ययन करना। एक संकरण मतलब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना, द्विसंकरण मतलब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना, त्रिसंकरण मतलब तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना, और बहुसंकरण मतलब तीन से भी ज्यादा लक्षणों की वंशागति का एक साथ में अध्ययन करना। उसके बाद में अपन देखते हैं एक होता है प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर।
वे लक्षण जो F1PD के अंदर अभिव्यक्त होते हैं, ऐसे लक्षण जो F1PD के अंदर अभिव्यक्त हो जाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण बोला जाता है। और दूसरा है अप्रभावी लक्षण, यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर्स। वे लक्षण जो F1PD के अंदर अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको विपर्ययी लक्षणों के बारे में बताया था। जैसे कि बात करते हैं पादप की मोटाई के अंदर, तो पादप की मोटाई के अंदर लंबा पादप ये इसका प्रभावी लक्षण है, और बौना पादप ये इसका अप्रभावी लक्षण है। उसी प्रकार अपने बीज के आकार की बात की थी, तो गोल बीज इसका प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार बीज उसका अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण उससे कहेंगे जो F1PD के अंदर अभिव्यक्त हो जाता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण होता है वो F1PD के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, वो सेकेंड या फिर थर्ड पीढ़ी के अंदर अपने को अभिव्यक्त कर पाता है। फिर है जीन प्रारूप अनुपात, यानी कि जीनोटाइप अनुपात। जब अपन किसी भी समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधे के साथ में संकरण करवाते हैं, तो उससे बनने वाली जो पीढ़ी होती है उसको यदि अपन आनुवंशिक रूप से निकालते हैं तो उसको कहेंगे आनुवंशिक या फिर जीन प्रारूप अनुपात। और बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात निकालेंगे उनको कहेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात। यानी कि जब किसी भी एक लक्षण की वंशागति के दूसरे लक्षण की वंशागति के साथ संकरण करवाया जाता है तो उनसे जो अनुपात प्राप्त होता है, यदि उसको आनुवंशिक रूप से देखते हैं और उसका अनुपात निकालते हैं, उसको कहेंगे जीन प्रारूप। और बाह्य लक्षणों का आधार पर निकालते हैं तो उसको कहेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात। उसके बाद में जनक पीढ़ी। किसी भी लक्षण के संकरण करवाने के लिए जिन लक्षणों का अपन उपयोग लेते हैं या फिर संतति प्राप्त करने के लिए जिन लक्षणों का अपन उपयोग करते हैं उनको बोला जाता है जनक पीढ़ी। उसके बाद में F1PD। जनक के संकरण के द्वारा बनने वाली पीढ़ी को F1PD कहते हैं, और F1PD के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F2PD बोला जाता है। यहाँ पर F का मतलब होता है फिलियल, या फिर हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रोजेनी। जनक पीढ़ी यानी कि संतति प्राप्त करने के लिए जिनके मध्य संकरण करवाया जाता है, F1PD यानी कि जनक के संकरण के द्वारा प्राप्त संतति F1PD, और F1 के संकरण के द्वारा प्राप्त पीढ़ी F2PD कहलाती है। अब बात करते हैं परीक्षण संकरण, जिसको कह सकते हैं टेस्ट क्रॉस। वह संकरण जिसके अंदर F1PD के अंदर जो प्राप्त संतति है, यानी कि F1PD का संकरण यदि पुनः अप्रभावी जनकों के साथ में करवाएंगे, यदि F1PD का संकरण वापस अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस या फिर परीक्षण संकरण। उसी प्रकार संकर पूर्वज संकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक क्रॉस, इसका दूसरा नाम है पश्च संकरण। वह संकरण जिसके अंतर्गत F1PD का संकरण पुनः प्रभावी या अप्रभावी जनक इन दोनों में से किसी एक के साथ में करवाया जाता है, उसे बोलते हैं पश्च संकरण
या फिर पुनः बैक लेना, यानी कि F1PD का संकरण वापस प्रभावी या फिर अप्रभावी दोनों में से किसी एक जनक के साथ में संकरण करवाया जाता है। 20वां और लास्ट है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण का मतलब है कि मान लीजिए किसी एक लक्षण की वंशागति करने के लिए अपने नर के लिए अपन ने कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी कि समयुग्मजी लंबा पादप लिया था, और मादा के लिए अपन ने स्मॉल टी यानी कि समयुग्मजी बौना पौधा लिया था। वापस संकरण करवाने के लिए यदि मादा को नर मान लेते हैं और नर को वापस मादा मान लेते हैं तो इसको कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। पहले नर था समयुग्मजी लंबा और मादा था समयुग्मजी बौना। दूसरी बार अपन क्या करते हैं, नर को मान लेते हैं समयुग्मजी बौना और मादा को मान लेते हैं समयुग्मजी लंबा। इसको बोला जाता है व्युत्क्रम संकरण। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो अपन का आनुवंशिकता के नियमों को याद करने के लिए या फिर समझने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती। आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम वैज्ञानिक मेंडल ने दिए थे। अपन पहले नियम की बात करते हैं, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी एक लक्षण की वंशज के साथ में संकरण करवाया जाता है तो F1PD के अंदर जो प्राप्त होने वाले पौधे होते हैं वो हमेशा प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। उदाहरण के लिए अपन बात करें तो अपन पौधा लेते हैं समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बौना पौधा। अभी पिछले वीडियो का मैंने आपको बताया था कि समयुग्मजी का मतलब होता है एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विकल्प समान हो, यानी कि लंबा पौधा है, विकल्प 2 है तो दोनों समान होना चाहिए। लंबे के लिए अपन कैपिटल टी यूज ले लेते हैं और बौने के लिए उसको अपन स्मॉल टी के रूप में यूज ले लेते हैं। ये इसकी जनक पीढ़ी है, ये इसकी जनक पीढ़ी है। इन दोनों के मध्य जब अपन संकरण करवाएंगे यानी कि जनक पीढ़ी के मध्य संकरण करवाएंगे उसके द्वारा जो अपन को पीढ़ी प्राप्त होगी वो F1PD होती है। लेकिन उससे पहले इनके युग्मक बनेंगे। इसके युग्मक होंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी। इन दोनों के युग्मक होंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये इनके हो जाएंगे युग्मक। अब इनके द्वारा ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ में संयोजित होगा तो बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ में संयोजित होगा तो बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी संयोजित होगा तो बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसी प्रकार ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी आपस में संयोजित होंगे तो भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस F1PD के अंदर किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं। ये समस्त पौधे हैं वो लंबे पौधे हैं। लंबे हैं लेकिन कैसे हैं, दोनों विकल्प अलग अलग है, यानी कि विषम युग्मजी लंबे हैं। और 100% पौधे क्या है, लंबे हैं। यानी कि इस नियम के अनुसार जब समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधे के साथ में संकरण करवाया जाता है तो F1PD के अंदर प्राप्त होने वाले पौधे प्रभावी लक्षणों वाले होते
हैं, यानी कि सभी पौधे लंबे होते हैं। अब सभी पौधे प्रभावी लक्षण यानी कि लंबे होने के कारण इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये था प्रभाविता का नियम। दूसरा अपन लेते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी का संकरण करवाया जाता है तो युग्मक बनते समय दोनों युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है इसमें। इसके अंदर यदि अपन समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बौना पौधे के साथ में संकरण करवाएंगे तो समयुग्मजी लंबे के लिए अपन ले सकते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसी प्रकार बौने के लिए ले सकते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये इनकी जनक पीढ़ी है। युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसी प्रकार इसके भी युग्मक स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा और ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा। इसी प्रकार ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा और ये वाला इसके साथ में संयोजित होगा। अभी बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये थी अपनी F1 पीढ़ी। अब जब इस F1 पीढ़ी यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का इसी के साथ में वापस संकरण करवाया जाता है तो दोनों के युग्म है वो अलग अलग समान रूप से पृथक हो जाते हैं। इसका युग्म बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको अपन चेकर बोर्ड के द्वारा समझेंगे। इसमें क्या होता है, एक तरफ अपन ले लेते हैं नर और एक तरफ अपन लेते हैं मादा। इसके अंदर ले लेते हैं ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर ले लेते हैं ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखते हैं ये वाला कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ में संयोजित होकर कैपिटल टी का निर्माण करेगा। ये वाला कैपिटल टी इसके साथ में संयोजित होगा तो बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये वाला स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ में संयोजित होकर बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये वाला स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ में संयोजित होकर बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसका फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फिनोटाइप या फिर लक्षण प्रारूप का मतलब होता है कि बाह्य लक्षण की प्रतीति देखकर जो अनुपात निकाला जाता है उसको फिनोटाइप कहा जाता है। अब अपन देख सकते हैं कि ये वाला पौधा कैसा है, लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है और ये बौना पौधा है। तो क्या हो जाएगा फिनोटाइप अनुपात 3:1, यानी कि 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना। तो ये तो फिनोटाइप अनुपात हो गया। लेकिन दूसरा अपन देखते हैं जीनोटाइप अनुपात। तो उसके अंदर देख सकते हैं कि ये जीनोटाइप के अंदर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आनुवंशिक रचना को ध्यान रखते जो अनुपात निकाला जाता है उसको जीनोटाइप अनुपात बोला जाता है। तो ये समयुग्मजी लंबा है लेकिन ये विषम युग्मजी लंबा है, ये भी विषम युग्मजी लंबा है, ये समयुग्मजी बौना पौधा है। यानी कि इसके अंदर अपन जीनोटाइप के रूप में देखें तो 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसका जो रेशियो निकलेगा 1:3
2:1 निकलेगा। एक पौधा है वो है समयुग्मजी लंबा, दो पौधे हैं वो है विषम युग्मजी लंबे, और एक पौधा है वो समयुग्मजी बौना पौधा है। तो ये था पृथक्करण का नियम, यानी कि जब F1PD का संकरण करवाया जाता है तो उसके समान रूप से युग्मक पृथक पृथक हो जाते, स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। इसके अंदर जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त होता है, फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों नियम एकल संकरण पर आधारित है। तो यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एकल संकरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या निकलता है। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 निकलता है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 निकलता है।